सो आई गेस सब लोग क्लास में आ गए। शुरू करते हैं। सो हम लोग अपनी ASP.NET की वेब डेवलपमेंट क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विद C#। और हम लोगों ने लास्ट टाइम तक व्यू पेशेंट्स या जो हमने अपने SQL डेटाबेस बनाया था, सो उस डेटाबेस में हम लोगों ने कुछ डमी पेशेंट के रिकॉर्ड्स जोड़े थे, कुछ डमी डॉक्टर्स के रिकॉर्ड्स जोड़े थे। और उसके थ्रू हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से ग्रिड व्यू के अंदर जो ASP.NET का एक व्यू होता है, तो किस तरीके से ग्रिड व्यू के अंदर उन डेटा को हम लोग यहाँ पे अपने वेब एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम सिंपली एक सेलेक्ट टॉप रिकॉर्ड कर लेते तो हमें दिखेगा कि जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेशेंट्स का डेटा हमारे डेटाबेस में, वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसको मैंने फिर आप लोगों को एक और चीज़ सिखाई थी कि किस तरीके से एक एक्शन बटन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और एक्शन बटन को लगाने के लिए मैंने आपको एक ASP टेम्पलेट फील्ड के बारे में बताया था। इस टेम्पलेट फील्ड का एक हेडर टेक्स्ट होता है, जो एक्शन हमने लिखा है, जो यहाँ पे लिख के आया था। और आइटम टेम्पलेट इसके अंदर हम लोग लगाते हैं। उस आइटम टेम्पलेट के अंदर हम लोग एक डायनेमिक हाइपरलिंक लगाते हैं। तो हम लोगों ने नॉर्मल ए ऐसे वाले हाइपरलिंक तो पढ़े थे ना, href इज इक्वल टू समथिंग, और यहाँ समथिंग में हम मान लो कुछ लिख देते क्लिक हेयर। सो इस यहाँ पे एक हाइपरलिंक बन जाता है, पर ये डायनेमिक हाइपरलिंक है जो हमें ASP.NET के थ्रू मिले। और ये ASP हाइपरलिंक में एक आईडी होती है, और हर वो चीज़ जो हम सर्वर पे डायनेमिकली दिखा उसमें हम रन एट सर्वर लिखते हैं। और जैसे ए पे href लिखा जाता है, तो यहाँ पे नेविगेट URL लिखते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ कोड दिखाई दे रहा है। ये कोड C# का कोड है, जो हमने पहले दिन कुछ समझ तो लिया था, पर अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग C# प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझेंगे। तो C# प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू C# ऑब्वियसली हम कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग C# के सिंटैक्स और उन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, और यहीं पे हम लोग ऐड भी करते जाएंगे। सी हैशटैग यानी C# एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में एज अ पार्ट ऑफ .NET इनिशिएटिव रेडी किया। और इसका यूज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में होता है, चाहे वो सिंपल डेस्कटॉप प्रोग्राम हो, या कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस हो, या मोबाइल एप्लीकेशंस हो, या इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हो। तो इसके थ्रू आप मोबाइल ऐप, वेब ऐप, एक पूरा डेस्कटॉप ऐप, या एक पूरा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। C# का बेनिफिट क्या है? C# का सिंटैक्स जो है वो C++, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मिलता जुलता है, इसलिए इसमें ईज ऑफ लर्निंग है, वर्सेटैलिटी है। आप विंडो के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। ऑब्वियसली इसके लिए आपको अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के पैकेजेस और लाइब्रेरीज का यूज़ करना पड़ेगा, बट इसमें वो वर्सेटैलिटी है। इसका पावरफुल फ्रेमवर्क है। तो C# जो है वो .NET फ्रेमवर्क के साथ सीमलेसली काम करती है, और इसलिए इसमें बहुत रिच लाइब्रेरी है जिसमें प्री बिल्ड टूल्स वगैरह सब होते हैं। मैं अभी विजुअल स्टूडियो वगैरह सब कुछ बंद कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अगर हमें सिर्फ C# से ही एक एप्लीकेशन रेडी करनी है तो कैसे करेंगे, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। और C# वाइडली यूज्ड इन एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट होती है, बड़ी कंपनीज में डेवलप होते हैं, स्पेशली फॉर क्रिएटिंग विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस, और सर्वर साइड वेब एप्स और गेम्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ होती है। ऑल्दो आज की डेट में
बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आगे जैसे फ्लटर है या रिएक्ट नेटिव है जिनके थ्रू मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशंस बनाई जा रही है, पर सी शार्प अभी भी काफ़ी वाइडली यूज़ होती है एंटरप्राइज लेवल पे। इसके कुछ की फीचर्स है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन ये सब यूज़ होता है, ये हम आगे सीखेंगे। इसमें टाइप सेफ्टी है, यानी इसमें एक्सीडेंटल डेटा टाइप एरर नहीं आते, जिससे कोड और रिलायबल होता है। सी शार्प में गार्बेज कलेक्शन होता है, जैसे इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, तो ये मेमोरी लीक एंड परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे एक सिंपल लिखा है कि व्हाट कैन वी बिल्ड विथ सी शार्प, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, गेम डेवलपमेंट, क्लाउड एप्लीकेशन, सब कुछ हम बना सकते हैं। सो मान लीजिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो में मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जब हमने सी शार्प को चूज किया है तो यहाँ पे सी शार्प कंसोल ऐप आ रही है, ठीक है। तो ये कंसोल ऐप होती है क्या, कमांड लाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए होती है। कमांड लाइन एप्लीकेशन कुछ इस तरह की होती है, जैसे मान लो मैंने CMD लिखा और यहीं पे वो ऐप बन जाए। मान लो मैंने लिखा पाइथन, अब यहाँ पे अभी से ये पाइथन का एग्जाम्पल है, आप लोगों को सी शार्प से दिखाया जाएगा। तो मान लो मैंने कहा कि इनपुट नंबर, ऐसा करके मैंने यूज़र से कुछ इनपुट लिया, ठीक है। यूज़र ने एंटर किया तो वो नंबर आ गया। एक छोटी सी एग्जाम्पल बता, तो ये कमांड लाइन होती है जो कंसोल पे चलती है। तो सी शार्प का जो बेसिक सी शार्प है उसे सीखने के लिए हम लोग थोड़ा सा कमांड लाइन वाली या कंसोल ऐप्स को यूज़ करेंगे। जब आप एक कंसोल ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो कंसोल ऐप जो है ओपन हो जाएगी। तो हमने एक टेस्ट कंसोल ऐप जो है यहाँ पे बना ली। जब एक कंसोल ऐप आपकी ओपन होएगी तो उस कंसोल ऐप में आपके पास यहाँ पे एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होगी, ओके। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, और कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ लिखा होगा, इस तरीके से ओपन होगी एम्प्टी। जब हमने डॉट नेट एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन ओपन की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ पेजेस आ गए थे, जैसे हमारे होम पेज, अबाउट पेज, ये सब पेजेस आ गए थे। सो ये सब पेजेस आ गए थे, पर यहाँ पे नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ सी शार्प सीखेंगे और फिर उस सी शार्प को अपनी ASP.NET वेब एप्लीकेशन में कैसे यूज करना वो सीखेंगे। सो जस्ट ट्राई टू लर्न सी शार्प एज अ लैंग्वेज। नाउ एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने सीखी हो पहले या अभी आप सीख रहे हैं, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के समय आप एक सिंपल सा कंसेप्ट फॉलो कीजिए। आप ये सीखिए कि वो लैंग्वेज क्या क्या डेटा टाइप्स सपोर्ट करती है, उस लैंग्वेज में वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, और उसमें अगर हमें कुछ टू प्रिंट समथिंग, कुछ भी अगर प्रिंट करना हो तो हम कैसे उस लैंग्वेज में प्रिंट करेंगे, वो आपको सीखना चाहिए। फिर उस लैंग्वेज में क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। तो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, या आप सीधे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, मैथ ऑपरेटर्स बोलिए सिंप्लिसिटी के लिए। उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सी शार्प, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे चल के सीखेंगे तो आपके लिए एक छोटा सा रोड मैप है कि जो पहला हफ्ता आप उस लैंग्वेज पे बिताएंगे उसको सीखने में, उसमें आप लोग ये चैप्टर सीखे। आप इसको नोट कर लीजिए कि वो लैंग्वेज कौन कौन से
कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करती है, उसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, उसमें कुछ प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट किया जाएगा, और उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं कैसे, और फिर आप सीखिए कि इफ एल्स कैसे लिखा जाए, हाउ टू, उसमें इफ एल्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसको कहेंगे, कैसे लिखा जाए। ओके, जब आप इतना सीख लेंगे फिर आप लूप्स के बारे में सीखिए, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, कहीं कहीं डू वाइल लूप होता है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे या वहाँ, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप इतनी चीज़ें किसी लैंग्वेज में शुरुआत में सीखते हैं तो आपकी थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो जाएगी उस लैंग्वेज के साथ, वरना फिर वो जो है अजीब सी लगेगी। तो एक छोटा सा रोड मैप है, तो हम लोग भी यही करने वाले हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें ब्रेकअप की हैं। तो हम सबसे पहली चीज़ जो सीख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड इन सी शार्प कैसे प्रिंट करें, ठीक है, या हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि हाउ टू प्रिंट समथिंग इन सी शार्प। तो जैसे ये मेरा प्रोग्राम क्रिएट हुआ, एकदम बेसिक प्रोग्राम, जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आया और ये भाग गया, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने क्या लिखा है। मैं जो ये प्रोग्राम का कोड है मैं इसको अभी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सो हमें कुछ भी अगर यहाँ पे प्रिंट करना है तो आपके पास होते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट रीड लाइन। ये जो कमांड हमारा ओपन होता है ना, अभी देखना क्या होगा। हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन। बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो आउटपुट कंसोल है, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट पॉपअप होता है, इस आउटपुट में उसमें आप एक लाइन लिख दीजिए। राइट लाइन का क्या मतलब हुआ, एक लाइन लिख दीजिए और उस लाइन में लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड। उस लाइन में हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए। अब इसको सेव कर देंगे और स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे ये पॉपअप हुआ और भाग गया, क्योंकि उसने प्रिंट किया, उसका काम खत्म, और काम खत्म होने के बाद अब वो चला गया, ठीक है। उस आउटपुट को होल्ड करने के लिए थोड़ी देर, या जब तक हम कुछ एंटर नहीं करें, आप ये दूसरा शब्द याद करिए, कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन क्या होता है, टू टेक यूजर इनपुट, ओके। और कंसोल डॉट राइट लाइन क्या होता है, टू प्रिंट समथिंग। ये छोटी सी चीज आप लोग को याद रखनी है। अगर यूजर को हमें कंसोल पे कुछ दिखाना है तो हम राइट लाइन के थ्रू दिखाएंगे, और अगर हमें यूजर का इनपुट लेना है सो हम कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू यूजर का इनपुट लेंगे। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो देखिए यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने राइट लाइन किया वो लाइन लिख के आ रही है, और फिर हमारा कर्सर चमक रहा है क्योंकि वो रीड कर रहा है। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे अब हमारा प्रोग्राम वापस आ गया। तो ये सबसे बेसिक तरीका है कि अगर हम एक सी शार्प पे कंसोल ऐप पे काम कर रहे हैं तो कैसे हम कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं सी शार्प में। अब मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रहा हूं और इस बार मैं कंसोल ऐप नहीं, मैं अपनी हॉस्पिटल वाली ऐप को ओपन कर रहा हूं। जब हम लोग एक वेब ऐप पे होते हैं तो वेब ऐप पे हमारे पास जैसे ये अबाउट डॉट ए एस पी एक्स, कॉन्टैक्ट डॉट ए एस पी एक्स, इस टाइप के पेज होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स। तो एक वेब ऐप में प्रिंट करने का पहला तरीका तो ये होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन में ए एस पी एक्स पेज आया है, आप उस पेज में
कुछ सीधे सीधे HTML टैग के थ्रू लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये हमने सीधे HTML टैग में ही लिख दिया और इसे हम जब व्यू इन ब्राउजर करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। ये पहला तरीका। तो कंसोल ऐप में तो हमने देखा कि कंसोल डॉट रीड लाइन और कंसोल डॉट राइट लाइन से वो हो रहा था, पर वेब ऐप में कई और तरीके हैं। एक तो ये लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड। तो वेब ऐप में तो एक हमने HTML सीखा कि हम HTML में लिख दे, ये हो गया एक तरीका। अब मान लो हम इस पेज के C# में आ गए, ये रहा ASPX, ये रहा ASPX.CS। अब हम इस पेज के C# में आ गए। मैंने बताया था जो भी हमें करना है, अगर हम पेज लोड इवेंट पे कोई कोड या कोई प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम कोई नया फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पेज लोड पे एक काम करना चाहते हैं कि हम लिखना चाहते हैं कुछ C# के थ्रू, तो क्या यहाँ कंसोल चलेगा? जैसे अगर हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या जो भी मुझे लिखना है। और अब अगर मैं इस सोल्यूशन को रन करता हूं तो हमारा जो अबाउट अस पेज ओपन होगा, ठीक है, उसमें कंसोल में कहीं पे वो हेलो वर्ल्ड आएगा। और अगर मैं इंस्पेक्शन करता हूँ Ctrl+Shift+I, तो यहाँ देखो कंसोल है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल में आना चाहिए, पर यहाँ पे वो कुछ इशू बता रहा है, डेप्रिकेटेड फीचर यूज एक्सेट्रा। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा कंसोल वंसोल से काम हमें नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एक सिंपल कुछ, हमें अगर टेस्ट करना है रिस्पॉन्स डॉट राइट, ओके, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में ये डॉट नेट की वेब एप्लीकेशन की बात हो रही। तो अगर मैं ये लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो दुनिया, एक मैं इसलिए टेस्ट के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी और चीज़ से वो मैच ना हो, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो दुनिया, और इसको रन करता हूँ तो आप देखिए ये लोड हो रहा है और यहाँ हेलो दुनिया लिख के आ गया, ओके। पेज लोड होते ही जो उस पेज का कोड है उसमें सबसे ऊपर हेलो दुनिया लिख के आ गया। तो ये हमने छोटी सी चीज़ सीखी कि अगर हमें C# के थ्रू अपनी वेब एप्लीकेशन में कुछ आउटपुट कराना है तो हम रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख सकते हैं। आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, और ये आप लोग टेस्ट वगैरह करने के लिए यूज करेंगे अक्सर। हम इसे कमेंट कर सकते हैं ऐसे, तो ये C# का कमेंट होता है। इस तरीके से हमारा कोड कमेंट हो जाएगा और अब ये आउटपुट में नहीं दिखाई देगा। अब हमारा कोड नॉर्मली दिखाई देगा। ये कमेंट हो गया, इसको बंद कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। तो अगर मुझे अपनी कंसोल ऐप में लिखना है, मैं कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू दिखा सकता हूँ। पर अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट में वो चीज़ लिख सकता हूँ। ये चीज़ आप सब लोगों को समझ में आई नहीं आई बताए। ये छोटी सी चीज़ है कि कंसोल में हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं क्योंकि वहाँ लाइन होती है, और यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखते हैं। डू यू गेट दिस और नॉट? दिस इज टू प्रिंट समथिंग इन C#। ओके, अब तो अब हमने अपनी ये जो चेकलिस्ट हमने बनाई थी छोटी सी, इसमें ये तो सीख लिया, तो इसको हम कह देते हैं ये तो सीख लिया टू प्रिंट समथिंग। अभी पूरा नहीं सीखा। जब हम लोग एक डॉट नेट एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं
तो उस वेब एप्लीकेशन में मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टूल बॉक्स होते हैं बहुत सारे। इन टूल बॉक्स में एक लेबल होता है, ओके, और इन टूल बॉक्स में एक टेक्स्ट भी होता है, टेक्स्ट बॉक्स। यूजुअली ये जो लेबल है इसका इस्तेमाल होता है टू प्रिंट समथिंग डायनेमिकली, ओके। मैं एक एग्जांपल दूं कि हमें कुछ डायनेमिकली दिखाना है, वी कैन यूज लेबल, ठीक है। और फॉर्म का आपको पता ही है, टू टेक यूजर इनपुट वी यूज टेक्स्ट बॉक्स। ये दो लाइन आप लोग की समझ में आती है या नहीं? डॉट नेट ने हमें दो टूल दिए, एक एएसपी का लेबल, एक एएसपी का टेक्स्ट बॉक्स। जो एएसपी का लेबल दिया है उसमें भी एक टेक्स्ट होता है, और जो एएसपी का टूल बॉक्स है, और सॉरी टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें भी एक टेक्स्ट होता है। पर इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये लेबल का जो टेक्स्ट है वो हम यूजर को कुछ शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके। जब हम लोग रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखते हैं तो ये अपने मन से टॉप पे कहीं पे दिखा देता है। इसकी जगह अगर हम डिजाइन कर ले, हम कह रहे हैं कि जब हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा उसके नीचे मैं एक लेबल दूंगा, उस लेबल के नीचे मैं ब्रेक लगाऊंगा और एक टेक्स्ट बॉक्स दूंगा। तो जब इसको हम लोग रन करेंगे तो अभी एक वो लेबल और एक वो टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। देखो उस लेबल का टेक्स्ट लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में कुछ दिख रहा है, ओके। अब इसको हम बंद कर देते हैं। सो हम क्या करते कि सी शार्प के थ्रू इस HTML एलिमेंट का टेक्स्ट बदलते हैं। इसकी आईडी देखिए, और ये हम लोग पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि ASP.NET फ्रेमवर्क में जब जब हम कोई यहाँ से टूल ड्रैग करते तो उसकी आईडी होती है। जैसे ये कंटेंट की आईडी है, ये लेबल की आईडी है, ये टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है। मान लो हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसकी आईडी टू लिख देते हैं। मान लो एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, हम फॉर्म बना रहे हैं ना यूजर का, तो उसकी टेक्स्ट बॉक्स की आईडी 3 लिख देते हैं। सो इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा जिसमें 3 चीजें आएंगी, ठीक है। पर वो 3 चीजों में कलेक्ट क्या कर रहे हो वो तो लेबल के थ्रू ही दिखा सकते। सो हमने इन 3 के लिए एक लेबल बनाया, इसमें कहा एंटर नेम, ठीक है। फिर एक यहाँ से ये नेम आ गया, पहला वाला नेम हो गया। फिर मैंने उसी लेबल को कॉपी किया और कहा एंटर ईमेल, फिर यहाँ पे आ गया ईमेल, और फिर उसी लेबल को कहा और मैंने कहा यहाँ पे लेबल में लिखना है मुझे, मैं गलत जगह लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे से मैंने उठाया और टेक्स्ट लिखा एंटर, ये यहाँ टेक्स्ट लिखा एंटर नेम, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा एंटर फोन, 3 चीजें लिख दी। और इनकी आईडी क्या बनाई ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी आईडी बनाई LBL नेम, इसकी आईडी बनाई LBL ईमेल, और इसकी आईडी बनाई LBL फोन, ठीक है। इसकी आईडी बनाई LBL रिस्पॉन्स। अगर हमें सर्वर से कोई रिस्पॉन्स दिखाना है वो यहाँ पे दिखाएंगे।
ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी आईडी बनाई txt नेम, इसकी बनाई txt ईमेल और इसकी बनाई txt फोन। सो हमने क्या कहा कि हमारे पास टोटल 2 2 4 2 6 और एक 7 एलिमेंट है। मैं अभी ये ऊपर की बकवास हटा देता हूँ यहाँ से। हमारे पास 7 एलिमेंट है, सबको मैंने अलग अलग आईडी दे दी। डू यू गेट दिस और नॉट? आईडी आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, पर हमने जो कन्वेंशन यूज किया, अगर लेबल है तो हमने कहा LBL, और वो लेबल क्या है, नाम है तो LBL नेम, और टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT नेम, ईमेल है तो LBL ईमेल, टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT ईमेल। ऐसा करके मैंने फॉर्म बना दिया। ठीक है, जब मैंने ये सारा कुछ किया, अभी हम C# का कुछ भी नहीं कर रहे, पर जब हम लोग ने ये सारा कुछ किया तो इस पेज को हम जब ब्राउज़र के अंदर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फॉर्म बन गया, एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर फोन। ओके, एक फॉर्म बन गया हमारा। यहाँ पे यूजर नाम भर सकता है, जैसे हार्दिक शर्मा, हार्किक शर्मा, चलो harkik@mail.com, फोन 12345, ऐसे ये भर सकता है। भर के क्या, कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, और हमें ये समझ में आ गया कि नाम वगैरह भर रहा है। अब हम अपने ऐप में आते हैं और C# में जाते हैं, तो हम अगर यहाँ लिखते हैं कि जो हमारा LBL नेम है, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट, अब देखो जब हम डॉट लिखते ना, सो जब कभी भी आप लोग किसी एक एलिमेंट को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उसके एट्रीब्यूट दिख रहे हैं। आप लोग बता सकते कि इस, मैंने जो सेलेक्ट किया है, इस लेबल के एट्रीब्यूट क्या क्या है? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन दिस लेबल और इन दिस टैग? LBL नेम। LBL नेम तो एट्रीब्यूट का वैल्यू है। एट्रीब्यूट क्या है? तो सर एट्रीब्यूट आईडी और हेड टेक्स्ट और रन एट। ठीक है, सो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में हमने वैल्यू लिखा क्या, एंटर नेम। ठीक है, जब हम, अब देखो यहां से जब हम डॉट लगा रहे, ये LBL नेम लिखा, डॉट लगा रहे, ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकता है। हमने सीखा था ना कि जैसे हमने कार बनाई थी लास्ट टाइम, याद है डिस्कशन में, कार क्लास बनाई तो उसकी प्रॉपर्टी थी और उसके मेथड थे। तो अगर मान लो मैं उसकी टेक्स्ट को यहां से बदल देता हूं, ठीक है, और अगर हमें कभी भी टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग, ठीक है, कभी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं जैसे आपका नाम, आपकी ईमेल, आपका पैन नंबर, ये सब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, आपका एड्रेस। सो अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कलेक्शन हो सकता है। तो हम कह देते हैं कि LBL नेम डॉट टेक्स्ट को कर दो, और यहाँ पे एक बढ़िया सा टैग लगा देते हैं। तो हम कह देते हैं कि H3 में, H3 अपना नाम लिखिए, एक टेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्दो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था उसको कि एंटर नेम, पर यहाँ बैकएंड से हमने कहा कि उसको बदल दो, और कब बदलो, कब बदलो, जब ये पेज लोड हो तब बदल दो। तो हम C# के जरिए पेज लोड इवेंट पे उसका नाम बदलने वाले हैं। सो जैसे ये हुआ, ये देखिए अपना नाम लिखिए आ गया, ठीक है। अब उसने उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया वहां पे, और हमारी C# में बताई हुई प्रॉपर्टी को अपना लिया।
ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चीज़ है। और हमने यहाँ पे हम बेसिकली रिस्पॉन्स वाले को लिख देते हैं, क्योंकि हमने सॉरी LBL रिस्पॉन्स का जो टेक्स्ट है वो यहाँ से चेंज कर देते हैं और उसको लिख देते हैं, अपना नाम लिखिए और यहाँ से उसका टेक्स्ट गायब कर देते हैं, तो यहाँ एम्प्टी। ये एक बात होगी। अब इसी तरीके से जो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, देखो ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी हम बदल सकते हैं, इसके स्टाइलिंग वगैरह चीज़ें एडिट कर सकते हैं, ठीक है, जो हम सीखेंगे। जैसे मान लो हम कहते हैं कि LBL रिस्पॉन्स का जो CSS क्लास है उसे कर दो BG प्राइमरी। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बूट स्ट्रैप के अंदर BG मतलब बैकग्राउंड और प्राइमरी मतलब ब्लू कलर होता है। देखते हैं क्या होता है। सो हमने उसके दूसरे एट्रीब्यूट को बदला है और इसका बैकग्राउंड अब ब्लू कलर हो गया, ठीक है, उस लेवल का। एक तो उसका टेक्स्ट भी बदल गया और उसका बैकग्राउंड कलर हो गया। और जब इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो उसकी क्लास लिख के आ गई BG प्राइमरी क्लास इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेसिकली C# के थ्रू ना केवल हम लोग उन एलिमेंट्स के आईडी उसके टेक्स्ट को बदल सकते हैं, हम उसकी CSS क्लास को भी डायनेमिकली बदल सकते हैं, ठीक है। यह हो गई एक चीज जो आपने सीखी। हम इससे आगे बढ़े इससे पहले हम लोग थोड़ी सी C# की और बेसिक समझते हैं। तो एक ये हमने सीखा था कि C# में कैसे हम हेलो वर्ल्ड लिखे, और मैंने दोनों जगह आपको दिखाया। या तो आप रिस्पॉन्स डॉट राइट के थ्रू लिख सकते हैं, या हम लोग जो तरीका यूज करेंगे, हम लोग हमेशा एक रिस्पॉन्स वाला लेबल वहाँ पे ऐड कर देंगे और उस रिस्पॉन्स वाले लेबल का टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ से हम लोग सब चेंज कर देंगे। ये एक दूसरा तरीका है। और आप टेक्स्ट बॉक्स में भी कुछ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे TXT नेम है डॉट, अब TXT नेम डॉट में आप देखोगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी, मान लो हम यहाँ पे उसका एक लिखते हैं कि TXT नेम डॉट विजिबल को ऐसे कुछ नन कर दे, हिडन कर दे, ये भी सीखेंगे। अभी हम इसका सिंपली टेक्स्ट बदलते हैं और इसका टेक्स्ट भी बदल देते हैं, एंटर योर नेम हेयर। अभी सिंपल एक हम लोग ये कर रहे हैं। और अब जब इसको हम रन करेंगे तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर भी आपका आउटपुट दिखाई दे सकता है, ये एंटर योर नेम हेयर, ओके। ऑल्दो इसको प्लेस होल्डर के थ्रू देना बेटर रहेगा, बट दिस इज जस्ट शोइंग कि हम C# के थ्रू कैसे आउटपुट दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले जब हम लोग एडिट देख रहे थे, एडिट पेशेंट व्यू पेशेंट देख रहे थे, सॉरी, तो यहाँ पे आपको एक और चीज भी नजर आई थी, ठीक है। तो अभी मान लो हम अबाउट अस पे आते हैं। तो अबाउट अस में अगर हम अबाउट अस के फ्रंट एंड पे चले जाते हैं, ये तो बैक एंड है, बैक एंड में तो C# लिख ही रहे हैं। अगर हम अबाउट अस के फ्रंट एंड में चले जाते हैं और उसके फ्रंट एंड में हम ये कोड पेस्ट करते हैं, तो इस कोड में हमने एक डबल कोट लिखा है, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे एक डबल कोट ऐसे लिखते हैं कि LBL फोन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फोन नंबर दर्ज कीजिए, फोन नंबर फिल फोन नंबर वड़ेवर। लेकिन ये जो C# है ये हम लोग फ्रंट एंड पे ही लिखे दे रहे हैं,
आप समझ रहे हो बात? about.aspx तो सिर्फ डिजाइन के लिए था ना। सो ये जो टैग है ना, ये कंटेनर, पहले इसको रन करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अभी वो बढ़िया सा एरर आया, ठीक है। तो हम लोग आगे ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फ्रंट एंड पे ही जो है सी शार्प लिख सकते हैं। आप लोग फ्रंट एंड पे भी लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी किया है व्यू पेशेंट वाले में, ठीक है। आप देख रहे हैं हम लोगों ने ये जो बटन जोड़ा है उसी के थ्रू जोड़ा है, ठीक है। पर वो नेविगेट यूआरएल के अंदर या कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर वी विल सी एवरीथिंग। सो देर आर मल्टीपल वेज टू प्रिंट समथिंग इन सी शार्प, मल्टीपल वेज। बट हम लोग को अभी जो याद रखना है कि हम टेक्स्ट बुक को बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सी शार्प के सिंटैक्स पे आते हैं। ये हम लोग ने सीख लिया। अब किसी भी सिंटैक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जो सबसे ऊपर लिखा होता है यूजिंग, तो ये सिस्टम का नेम स्पेस है, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस, ठीक है। जैसे अगर मान लो मुझे उस एप्लीकेशन को डेटा से कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे व्यू बुकिंग है, तो मुझे डेटा और एसक्यूएल क्लाइंट से कनेक्ट करना है, तो मैं ये नेम स्पेस प्रोवाइड करूंगा, तभी ये वाले जो क्लासेस हैं ये क्लासेस यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। ये नेम स्पेस अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये यूज नहीं हो सकता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, वो अलग लैंग्वेज का उदाहरण है, बस आपको एक सिंपल सी बात बता। मान लो मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा, अभी मैं पाइथन की बात करूँ, तो मैंने कहा इंपोर्ट मैथ, ठीक है। और मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT यानी स्क्वायर रूट 5, तो 5 का स्क्वायर रूट बता देगा मैथ लाइब्रेरी की मदद से। तो जब तक हम उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे उस क्लास को, तो उस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट किए बिना उसके मेथड और उसकी प्रॉपर्टी कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो जो काम करने होंगे वो सारी लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे जो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं उसका मतलब है ये सब लाइब्रेरी यूज हो रही है, और जो ग्रेड आउट हैं ये सब यूज अभी नहीं हो रही है, ओके। तो ये भी आगे समझेंगे। तो जो जो चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे कमांड, अगर उनके हम नेम स्पेस नहीं लिखेंगे तो वो कमांड वर्क नहीं करेंगे। जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए जो हमने किया, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन जब यूज किया, तभी ये कन्फिग फाइल से ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम रीड कर पाए। अभी मान लो मैं इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ एरर आ जाएगा, कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कहाँ है, पता नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कहाँ है? सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब एरर गायब हो गया। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो सिंटैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहली होती है वो ये भी होती है, ठीक है। फिर क्लास प्रोग्राम, डिफाइंड अ क्लास नेम प्रोग्राम। फिर स्टैटिक वाइड मेन जैसे लिखा होता है, तो मेन मेथड वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस, ठीक है। तो जो मेन करके लिखा होता है, और जब हम वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है पब्लिक पार्शियल क्लास व्यू बुकिंग्स, जो हमारे पेज का नाम होता है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझेंगे फिर इसमें डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट अब आज हम लोग फाइनल बात करते हैं अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। सो अ वेरिएबल इन सी शार्प इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन in the computer memory that holds data। जैसे अगर मान लो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, मैंने कहा
int x इज इक्वल टू 5, या मैंने कहा int f name इज इक्वल टू सुरेश, ऐसा लिखा। और हर लाइन के बाद हम लोग को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, जो डेलीमीटर है कि ये लाइन अब एंड हो गई है। तो अगर मैंने ये लिखा कि int x इज इक्वल टू 5, int f name इज इक्वल टू सुरेश, ये मैंने लिखा, तो इसका मतलब हो रहा है ये एक नेम्ड लोकेशन है, ठीक है, इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें एक डेटा होल्ड हो गया है। तो एफ नेम में, और गलत लिख दिया, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड की है और यहाँ इंटीजर वैल्यू होल्ड की है। तो इसका मतलब होगा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक नेम है, एक नेम्ड एड्रेस है जिसमें सुरेश वैल्यू स्टोर्ड है। सिंपल टर्म्स में ये एक वैल्यू होल्डर है। जैसे आपको पानी पीना है, अब एक गिलास में पानी भर लेते हैं, गिलास एक वैल्यू होल्डर है जिसमें आप पानी भी भर सकते हैं, मिल्क भी भर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो यहाँ पे हम और वैल्यू भी भर सकते हैं, ठीक है। सो ये है, वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यू दैट योर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। वैल्यू होती है जैसे नंबर है, टेक्स्ट है, या अदर टाइप्स ऑफ डेटा है। और सी शार्प में वेरिएबल को स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना जरूरी है, जो डिफाइन करता है द टाइप ऑफ और द काइंड ऑफ डेटा इन द वेरिएबल दैट इट कैन होल्ड। इसका सिंटैक्स है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और इनिशियल वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 25, मान लो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम अबाउट अस के जाते हैं इस पेज में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इंट एज इज इक्वल टू 25, यहाँ पे इंट उसका डेटा टाइप है जो हम बता रहे हैं, एज वेरिएबल है और 25 उसकी इनिशियल वैल्यू है। क्या ये लाइन आप सबको क्लियर है या नहीं, कि यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे एज नाम का? इज इट क्लियर? ओके, मोस्ट ऑफ पीपल हैव सेड यस। तो ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरी वैल्यू जो डिक्लेयर कर सकते हैं कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन, ऐसा मैंने भी कहा भी। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग जो होती है वो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं और इसमें हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स को भी होल्ड कर सकते हैं, जैसे एट द रेट, हैश टैग, डॉलर साइन, ये सब भी होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर, ये भी सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ऐसे HTML टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी खासियत है। तो एक तो हम HTML इनसाइड सी शार्प लिख सकते हैं और दूसरा हम सी शार्प इनसाइड HTML भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। तो ये हो गया। तो हमने ये दो वैल्यूज को डिक्लेयर किया, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिखा बूल इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। ध्यान से देखिएगा, तो जब हमने बूल लिखा तो इसमें ना हमने नंबर लिखा, ना ही हमने डबल कोट का इस्तेमाल किया। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर लिखी जा रही है, यहाँ पे हमने नहीं किया। तो इसका कारण ये है कि ये जो बूलियन वैल्यूज होती हैं उसमें हम या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो चीजें ही लिख सकते हैं। अगर मान लो वो इज एक्टिव नहीं है एक्टिव, तो हम लिख देंगे फॉल्स। ओके, क्या हो अगर हम कैपिटल से लिख दें, गलत, स्मॉल से लिख दें, सही, ठीक है। तो इट कैन, अ बूलियन वेरिएबल और अ boolean data type has only two values, true and false। ये एक बेसिक सी चीज है और लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कंसेप्ट होता है।
अब यहां तो हमने वेरिएबल लिख दिया, ठीक है, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जो रिस्पांस वाला हमारा वेरिएबल था, मान लो हम इसको अभी कमेंट कर देते हैं, तो ये लाइन कमेंट कर दी ताकि आप लोग के मिले। हम इसमें लिख देते हैं नेम, ये हटा देते हैं। तो हमने बेसिकली क्या हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें जॉन वैल्यू लिखी और कहा कि जो लेबल रिस्पांस का जो टेक्स्ट है उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दो, और नेम में जो भी वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो जो हमारा रिस्पांस वेरिएबल है उसमें जॉन नाम प्रिंट होके आना चाहिए। कहाँ गया? तो वो अभी आ नहीं रहा है, तो अभी चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा है, वी विल चेक। पर ये जो है हम लोगों को आगे यूज करना है, वी विल सी व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट कमिंग। तो ये एक सिंपल तरीका होता है। अब मान लो हमको ये एज वाला है, तो हमने कहा इंट एज, ठीक है। हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जो रिस्पांस डॉट राइट है उस रिस्पांस डॉट राइट में ये नेम को लिख दो, ठीक है। सो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो वो रिस्पांस में लिख के आ गया। वी विल चेक कि वो लेबल में क्यों नहीं आ रहा था, बट द थिंग इज कि जो हम लोगों ने अपने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल में डिफाइन किया उसको हम सी शार्प में एज अ आउटपुट दिखा सकते हैं। जब हम एज आउटपुट दिखा रहे हैं तब हम कोई डबल कोट या सिंगल कोट ये सब नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो अब ये वेरिएबल बन गया और इस वेरिएबल में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जब हम किसी वेरिएबल का नाम बना रहे हैं, क्या हम उस वेरिएबल के नाम में नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं? टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो यूजर हैं, हमने कहा स्ट्रिंग user1 इज इक्वल टू रोहित और स्ट्रिंग user2 इज इक्वल टू विराट। ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। हमारे पास दो यूजर बन गए। अगर मैं लिख अब रिस्पॉन्स डॉट राइट में हम लोग तीन चीजें लिखते हैं, तो हमने कहा नाम user1 और user2। सो अगर सब सही है तो हमने यानी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय उसके नाम में नंबर का इस्तेमाल कर लिया। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जॉन रोहित विराट सब आने लगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसका नाम जो यूज किया उसमें हम लोगों ने नंबर का यूज किया। पर मान लीजिए हम एक और यूजर बनाते हैं, इसको कहते हैं थ्री यूजर, ठीक है। थ्री यूजर इज इक्वल टू गिल, मान लो मैंने लिखा। तो इस बार हमने क्या डिफरेंस किया है, इस बार हम लोगों ने यूजर के नाम में नंबर पहले ही इस्तेमाल कर लिया। तो जब यूजर के नाम में जो वेरिएबल में नंबर पहले इस्तेमाल कर लिया तो बढ़िया सा एरर आया कि देखो क्या लिख गया, कह रहा है द नेम सर डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो एक छोटा सा रूल आप लोग लिख लीजिए कहीं पे कि जब कभी आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल के नाम में आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप बीच में या एंड में कहीं पे भी नंबर लिख सकते,
जैसे हम एंड में लिख देते हैं, पर आप कहीं पे स्टार्ट नहीं कर सकते। ये एक रूल। अब मान लो मैंने एक कहा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राहुल, ईहुल हो गया, और मैंने कहा स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल टू द्रविड़। अब क्या हो रहा है? अब ये फिर रो रहा है, क्योंकि वेरिएबल के नाम में हम लोग स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वेरिएबल का नाम लिखते समय नंबर पहले नहीं लिखेंगे, स्पेस यूज नहीं करेंगे। पर ऐसे तो फर्स्ट नेम लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, ऐसे लिख रहे हैं लास्ट नेम, ऑब्वियसली ये सही है, पर कई बार रीडेबिलिटी दिक्कत करती है। तो यहाँ अंडरस्कोर लगा लीजिए, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो अंडरस्कोर अलाउड है और कोई एरर नहीं आया। ये जो ग्रीन लाइन होती है, ये ग्रीन लाइन एक वार्निंग होती है, एरर नहीं होती है। वार्निंग कह रही है कि ये जो आपने वेरिएबल तो बना लिया, पर इसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ वार्निंग है। तो आपने अननेसेसरी असाइन किए उस पर वैल्यू, पर ये एरर नहीं है। पर अगर मैं अंडर स्कोर की जगह पे एट द रेट लगाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो फिर लाल हो गया, कह रहे नहीं मानेंगे। हैशटैग, फिर लाल हो गया, देखो हैशटैग पे ही लाल हो गया, सब लाल हो गया। तो ये जो रेड लाइन, रेड अंडरलाइन होती है, एक एरर होता है, इसके आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, अभी प्रोग्राम रन होगा भले ही वो वार्निंग है। तो ये एक चीज याद रखने। तो अगर हमें मल्टीपल वर्ड्स वाला वेरिएबल नेम बनाना है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, दिस नेम, दैट नेम, तो आप क्या कर सकते कि आप लोग उसमें अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब हमने चलो फर्स्ट नेम लिख लिया, लास्ट नेम लिख लिया, अब मुझे इन दोनों का फुल नेम प्रिंट करना है, इनका फुल नेम, तो हम कैसे लिखेंगे? रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लस, फिर एक स्पेस देंगे ऐसे, ठीक है, और प्लस लास्ट नेम। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो प्लस होता है, ये सी शार्प में कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन स्ट्रिंग जोड़ी है, पहला फर्स्ट नेम, दूसरा स्पेस, और तीसरा लास्ट नेम। तीनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया, और फिर हम इसके आगे एक ब्रेक भी लगा सकते हैं, लाइन ब्रेक, ताकि इसका अगला जो आउटपुट है वो अगली लाइन में है। तो यहाँ पे हमने चार स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया। तो जो प्लस ऑपरेटर है, अगर वो स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल होता है तो वो कॉन्कैटिनेट करता है स्ट्रिंग्स को, यानी एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देता है। जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए क्या होता है, ऐसे आ गया राहुल स्पेस द्रविड़, ठीक है। अगर मान लो, अब हम इसको बंद कर देते हैं, अगर मान लो मुझे कुछ और ऐड करना था ना, लाइक हैश टैग वट, तो मैं कुछ भी यूज कर सकता था। पर यहाँ पे हमने एज लिखा, ठीक है, और मान लो मैंने लिखा इंट यूनिट्स इज इक्वल टू 30, मान लो किसी चीज की हमें 30 यूनिट मिली है, और इंट बोनस इज इक्वल टू 45। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं रिस्पॉन्स डॉट राइट
यूनिट्स प्लस बोनस। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा, रन करते हैं, 75, 75, तो यही सेम प्लस जो ऊपर वाली लाइन में दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कर रहा है, ये नीचे वाली लाइन में दो नंबर्स को ऐड करने का काम कर रहा है। तो यहां पे यही प्लस एडिशन बन गया और ये बनता है हमारा एडिशन ऑपरेटर। क्या ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? अगर हमने नंबर वाला डेटा टाइप दिया था, वो नंबर वाला डेटा टाइप पे अगर हमने प्लस लगाया तो वो एडिशन ऑपरेटर बन गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे प्लस लिखा, माइनस लिखा, फॉरवर्ड स्लैश लिखा और स्टार लिखा, तो ये बन गया सब्ट्रैक्शन, ये बन गया डिवीजन, ओके, ये बन गया मल्टीप्लिकेशन। ये दो नंबर है, यूनिट क्या है 30, बोनस क्या है 45, ऐसा हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनके बीच में हर बार एक हम ब्रेक दें, तो एक अपना रिस्पॉन्स डॉट राइट नाम का ब्रेक ही बना लेते हैं। ये सिर्फ लाइन ब्रेक है और कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ लाइन ब्रेक। तो ये ताकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब अलग अलग लाइन में दिखाई दे। तो ये जो सिंगल इक्वल टू साइन हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हम यूज करते आ रहे हैं, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो हमने ऐसे किया, लेट्स सी कि ये सही होता है, एरर आता है, क्या होता है। सो जब आप उसको रन कर रहे हैं तो देखो, ये तो हो गया सम, ये हो गया 30 माइनस 45, ये हो गया डिवीजन, ये कुछ 1350 पता नहीं क्या बता रहा है, ये शायद मल्टीप्लिकेशन है, राइट। सो इस तरीके से ये आ रहा है, ओके। और जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सब में जैसे होता है, मान लो रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा मैंने 22%7, ठीक है, इसके यहाँ पे भी लिखते हैं। अभी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने एक्चुअली में लिटरल वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे हम लोगों ने लिटरल वैल्यू लिख दी है। 22 एक वैल्यू है, 7 एक वैल्यू है और परसेंटेज का यूज किया है। सो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसको स्टॉप करके रन करते हैं। सो वो जो 22%7 है वो 1 आ रहा है, 1, ओके, आप देख सकते हो 1। तो क्या होता है, ये भी एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसे मॉड्यूलस कहते हैं, जो कि हमें रिमाइंडर बताता है। तो अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है, ये वही बता रहा है आपको, ठीक है। हम ये दोनों लाइन कॉपी करते हैं और यहाँ पे दो फॉरवर्ड स्लैश करते हैं। तो दो फॉरवर्ड स्लैश यार नहीं चलता, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो फॉरवर्ड स्लैश को फ्लोर डिवीजन कहते हैं। तो वो सब हम लोग आगे सीखेंगे, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू लर्न, बट आज का सिर्फ कंसेप्ट और पूरा का पूरा जो पर्पज है वो आपको समझाना है कि सी शार्प लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आप लोग लिखना शुरू करें। और बाय द वे, ये जो भी रिस्पॉन्स हम लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारे रिस्पॉन्स हम लोग ये लेबल वेबल सब में भी लिख सकते हैं। हम आगे सीखेंगे किस तरीके से। और उसी तरीके से आपको याद होगा व्यू बुकिंग में हमने कहा था ना कि ग्रिड व्यू 1 में डेटा बाइंड कर दो, ठीक है। तो ग्रिड व्यू 1 में, और हमने कहा था टेक्स्ट बॉक्स 1 में ये वैल्यू दिखा दो, तो डायनेमिक डेटा वी कैन शो दे। और यहाँ पे
इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी ये पूरा कोड मैं कॉपी करके भेज दे रहा हूँ, और ऑब्वियसली मैं ये पूरा लिंक भेज दे रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि ये टाइप ऑफ वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल है जो डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड एंड कैन बी यूज विद इन दैट मेथड ओनली। अभी हम पहले मेथड समझेंगे फिर बताएंगे, पर आपको याद रखना है कि एक लोकल वेरिएबल होता है जो एक मेथड के अंदर ही डिफाइन होता है और उस मेथड के साथ ही यूज हो सकता है। इंस्टेंस वेरिएबल होता है, जैसे हम लोग ने क्लास वाला बनाया था, आपको याद है हमने बताया था कि क्लास कार और उसकी प्रॉपर्टी बनाई थी, जैसे पब्लिक नेम, पब्लिक एज। ये इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ये भी सीखेंगे, अभी कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ बता रहे कि क्या क्या सीखेंगे। यहाँ स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, सो ये डिक्लेयर होता है स्टैटिक कीवर्ड के साथ, जैसे पब्लिक स्टैटिक इंट शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास होता है। और दीज आर सो कॉल्ड फील्ड एंड बिलोंग टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यानी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसी को ही ये वेरिएबल मिलेगा। जैसे हमने कहा था ना कि डिजायर इज इक्वल टू न्यू कार और डिजायर डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक, तो वैसा कुछ और सीखेंगे आगे। और रूल ऑफ नेमिंग तो मैंने बताया कि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने कैपिटल एज और स्मॉल एज दो वेरिएबल बनाए तो ये अलग अलग होंगे। वेरिएबल नेम सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकते हैं, नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते। उनमें लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता है नाम में। और वी कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड, जैसे हम इंट नाम का, क्लास नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। जो ये सब है ना स्ट्रिंग, इंट, ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे इंट होता है जहाँ पे होल नंबर हम लिख सकते हैं। फ्लोट होता है जहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 3.14 पाई, तो वो लिख सकते हैं। डबल होता है, ये डबल प्रिसीजन नंबर होते हैं, जैसे हमने लिखा डबल ई इज इक्वल टू 2.718। डेसिमल होते हैं ज़्यादातर जो एग्जैक्ट या हाई प्रिसीजन नंबर होते हैं ना, जिसमें जैसे मनी है, हम चाहते हैं मनी की एग्जैक्ट वैल्यू आए, वो आपके समराइज नहीं हो, तो उसमें हम डेसिमल का यूज करेंगे मनी में। कैरेक्टर होता है कैर, ये सिंगल वैल्यू होती है, जैसे ए बी सी डी ऐसे सिंगल वैल्यू, वो कैर होगा। जैसे किसी के ग्रेड लिखते ना, आपके ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड आ सकते हैं एग्जाम में, ना आए ए ही आए, सबका ए प्लस आए, पर वो कैर होता है। और फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे नाम, तो वो स्ट्रिंग होते हैं। सिंगल वैल्यू है तो आप कैर लिख दो, सीक्वेंस है स्ट्रिंग लिख दो, और ये स्ट्रिंग में भी सेव हो जाएगा। और बूलियन में केवल ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करके उनको प्रिंट करके दिखाया, आउटपुट आएगा। और जब अगर मान लो हम ऐसे ही लिख दे इंट नंबर स्ट्रिंग टेक्स्ट, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। अगर हमने उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की उस लाइन में, सो उसकी वैल्यू नल होगी और बूलियन की वैल्यू फॉल्स होगी। इंटीजर की 0 होगी, स्ट्रिंग की नल होगी और बूलियन की फॉल्स होगी अगर उनके डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब ये है, मान लो अगर हमने कहा जैसे ये बनाए स्ट्रिंग यूजर 3, तो अब यूजर 3 बन तो गया, और इसकी वैल्यू जो है ना वो नल है, ठीक है। तो ये याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें। आज आप लोग इतना ट्राई कीजिए, आई विल शेयर दिस यूआरएल विद यू, जहाँ पे ये सारा वेरिएबल्स का पूरा एग्जाम्पल है। ट्राई इट इन योर केस और फिर करके देखिए। आज हम लोग कुछ भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी ये वो नहीं कर रहे, हम पहले बेसिक सी शार्प सीख रहे हैं, क्योंकि जब हमें सी शार्प समझ में आ जाएगी तो हमें डेटा कनेक्टिविटी वगैरह और अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज हमें बहुत सारा स्किप करना पड़ेगा, सो वो ज़रूरी नहीं।
So we'll see you in the next class.